अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप। ऐसी क्या तल्खियां आती जा रही हैं कि ट्रंप भारत के साथ नहीं खड़े हो रहे हैं। अमेरिका कभी भी हमारा दोस्त नहीं रहा। कुछ लोगों को अपने आप नंबर 1 बने रहने का जुनून रहता है और ट्रंप ने नारा दिया अमेरिका फर्स्ट, लेकिन उससे पहले ही मोदी जी का नारा पहले ही आ गया था, क्या हमें विश्व गुरु बनना है। आप अपने कॉम्पिटिटर को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश करते हैं। सेना के शौर्य तक पर भी संशय हो जाता है कुछ लोगों के इस देश में। सवाल पूछना उनका अधिकार है, सवाल पूछे, कोई दिक्कत नहीं। वो सवाल पूछ रहे हैं जो पाकिस्तान सवाल पूछने की कोशिश करता है, वो जुर्रत नहीं करता। उस जुर्रत को हमारे लोग करते हैं और उसको वो कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच। सोनम और राजा रघुवंशी बहुत कॉम्प्लिकेटेड विषय है। क्या कोई बेटा किसी बेटी के साथ हनीमून पे जा रहा है तो क्या वो सेफ है, ये अपने आप में चिंता का विषय है। मैं ही कहता हूँ कि अब जाके जैसे बात करते हैं, बच्चे को पूछते हैं आपकी क्या डिग्री है, कहाँ से आपने एजुकेशन ली, आपके हॉबीज क्या, अब ये नहीं पूछना चाहिए। अब तो सीधा सीधा ये पूछना चाहिए, बताइए आपका एक्स बॉयफ्रेंड है, आपकी एक्स गर्लफ्रेंड है, अगर है आप उससे शादी करना चाहते हैं, क्या चाहते हैं तो उधर देख लीजिए, और साथ आना हो तो खुल के इधर आ जाइए, कंफ्यूजन में मत। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। इस वक्त देश में तमाम मुद्दे चल रहे हैं। एक तो सबसे पहले सरकार के 11 साल पूरे हुए केंद्र सरकार के। इसके अलावा भारत और दुनिया के देशों की चर्चा है, कहीं तनाव है, कहीं दोस्ती बढ़ रही है। साथ ही एक ऐसा केस है जिसने सबको दहला कर रख दिया है, सोनम और राजा का। इसके अलावा भी यूसीसी और वह बोर्ड की चर्चा देश में समय समय पर होती रहती ही है। ऐसे में मेरे साथ आज एक बहुत खास मेहमान हैं, शादाब शम्स जी, जो कि वक्फ बोर्ड उत्तराखंड के चेयरमैन रहे हैं। उनसे बातचीत करेंगे इन तमाम मुद्दों पर। बहुत बहुत स्वागत सर आपका एनएफ न्यूज पर। बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल, 11 साल से ही कर रहा हूं केंद्र सरकार के। आप लोगों ने नाम दे दिया 11 साल बेमिसाल, लेकिन विपक्ष कह रहा है 11 साल हालत खराब। विपक्ष से क्या उम्मीद कर सकते हैं कि विपक्ष ये कहता है कि 11 साल सेवा सुशासन के ऐतिहासिक रहे हैं। अगर वो ऐसा कह देंगे तो फिर जनता के बीच में किस मुंह से जाएंगे। हम तो कह रहे हैं 11 साल वर्सेस पुराना कार्यकाल निकाल लीजिए, गलतफहमी दूर हो जाएगी। देश देख रहा है, देश जान रहा है। ये 11 साल जो मोदी कार्यकाल के 11 साल रहे, ये सेवा और सुशासन के 11 साल रहे। सेवा अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति का विकास हो, उसके बारे में चिंता की जाए। जो जिसको कहा गया कौन है, सरकारें काम किसके लिए करती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। देश क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो इन भारतीयों के लिए कोई काम करे। जो भारत में पिछड़े हुए लोग हैं, जो गरीब तबका है, जो अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग, ये जितने लोग हैं, इन सब के बारे में इनको मुख्य धारा में कैसे जोड़ा जाए। अपर कास्ट के लोग भी जो पिछड़ गए हैं किसी कारणवश, उनको मुख्य धारा में कैसा जोड़ा जाए। तो गरीब की सरकार, ये जो 11 साल थे, ये 11 साल अगर मोदी सरकार ने कोई टैग मोदी सरकार के ऊपर लगा तो वो लगा कि मोदी सरकार गरीबों की सरकार, मोदी सरकार अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति की सरकार। तो कहीं ना कहीं जो योजनाएं बनी, चाहे वो आयुष्मान भारत योजना बनी हो, जो अपने इलाज नहीं करा सकते, जो बहुत कमज़ोर हैं, अगर उनके घर में कोई हादसा हो जाता है तो वो कर्ज में आ जाते हैं, उनके बच्चे का एक्सीडेंट हो जाता है तो उनके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो घर बेच दें, कहीं से कर्जा ले लें अगर बच्चे का इलाज कराना है, नहीं तो अपने बच्चे को मरता हुआ देख लें। उस विचार को कैसे योजनाओं में कन्वर्ट करके कैसे गरीबों को सहायता मिले, मोदी सरकार योजना बनाती है। चाहे ये देखा कि जनधन खाते खोले, तो जनधन खाते क्यों? जनधन खाते इसलिए भाई अमीरों के तो खाते हैं, गरीबों का खाता नहीं है, तो गरीबों को भी खाता मिले, वो भी कॉन्फिडेंस के साथ बैंक में जाने का हकदार बने, वो भी अपनी सेविंग्स को बैंक्स में रखने की उसको भी समझ हो, तो उसको जनधन खाते खोले गए। फिर उस जनधन खाते में डायरेक्ट बेनिफिट
के नाम पे 43.82 लाख करोड़ रुपए अभी तक 11 साल में मोदी सरकार ट्रांसफर कर चुकी है। ये अपने आप में बताता है कि मोदी सरकार पूरी तरह से देश के गरीबों को समर्पित है, देश के पिछड़ों को समर्पित है। और इस सरकार के अंदर बहुत ईमानदारी के साथ जो कार्य योजना बनी कि भाई मुफ्त राशन, अब 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। अब लोग धीरे धीरे 81 करोड़ में से मुफ्त राशन छोड़ रहे हैं, तो उन्होंने बड़ी तादाद निकल के आई है जो गरीबी रेखा से ऊपर निकल के आई है। आज लोग कह रहे हैं कि नहीं अब हमें नहीं चाहिए, इसका मतलब जब तक चाहिए था तब तक दिया ना। तो आज जो ये जो राशन था, जो कल तक ब्लैक मार्केटिंग जिसकी होती थी, जो सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान होती थी, वो लोग उसको अपने पर्सनल यूज के लिए व्यापारियों को बैकडोर से बेचते थे, वो भ्रष्टाचार समाप्त हुआ। 0% टॉलरेंस ऑन करप्शन की सरकार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चल रही है। 0% टॉलरेंस ऑन क्राइम की सरकार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चल रही है। इन 11 सालों में हमें याद है कि 11 सालों से पहले कौन से गाने बनते थे? कोई भी महफूज नहीं है, फूट रहे हैं बम, जाने कब हो जाए किसी का तारा रारा रम। ये थे, ये गाने चलते थे। बच्चा महफूज नहीं था, मां को चिंता रहती थी बच्चा बाहर गया है, अब वह घर वापस सही सलामत आएगा कि नहीं आएगा। पत्नी को चिंता रहती थी मेरा सुहाग बाहर गया है, घर में आग नहीं चल रही। लिखा होता था किसी लावारिस बैग को ना छुए, बम हो सकता है। डर का माहौल था। आए जगह जगह आतंकवाद, जगह जगह नक्सलवाद, जगह जगह माओवाद, जगह जगह उग्रवाद। आपने देखा कैसे चीजों को बैलेंस करके चीजों को समाप्त किया गया। एक तरफ सेवा कि कैसे गरीबों को मुख्यधारा में जोड़ा जाए, दूसरी तरफ सुशासन। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई और भ्रष्टाचार पर आए दिन कभी कोल घोटाला, कभी 2G स्कैम घोटाला, कभी 3G स्कैम घोटाला, कभी जमीन पे घोटाला, कभी आसमान पे घोटाला। अरे कमाल कर दे, घोटालों की सरकार बन गई थी। आपने घोटाले सुने थे? उसके बाद से हालात हमारे ये हो गए थे कि बद से बदतर की तरफ हम जा रहे थे। मैं उत्तराखंड रहता हूं, देहरादून। जब हम फैमिली दिल्ली से देहरादून जाती थी तो मना करते थे रात को मत निकलना, शाम में मत निकलना, रास्ते में मेरठ, मुजफ्फरनगर पड़ेगा, बिजनौर पड़ता है, कोई आसपास से भी न गुजर जाए। रात के वक्त एटा, इटावा, मैनपुरी वाले रास्तों पे बैन होता था। माँ बाप मना करते थे, रिश्तेदार मना करते थे, उधर से नहीं जाना है। ये पूरा इलाका सेंसिटिव जोन कहलाता था। औरतें अपने जेवर को निकाल के बसों में भी जा रही होती थी तो अपने बैग्स में डाल देती थी कि नहीं कोई देख ना ले कि आप। ये हाल था 11 साल पहले तक। बिल्कुल। लेकिन जब आप बात कर रहे हैं मुख्यधारा से जोड़ने की तो मुझे याद आ रहा है कश्मीर। अभी मैं गया था जम्मू और फिर कश्मीर, वहां से जब वंदे भारत चली, दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिज चिनाब से होकर गुजरी, तो निश्चित तौर पर गर्व महसूस हुआ। और कश्मीर से अब पूरे देश को जोड़ दिया गया। वो जो कहावत थी, कहा जाता था कश्मीर से कन्याकुमारी, वो एक्चुअली अब जुड़ा जाकर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिनाब का उद्घाटन किया और वंदे भारत का। फारूक अब्दुल्ला जो एक वक्त कहते थे 370 हटने पर कि अरे फिर से बहाल करवा लेंगे, फिर से ये कर देंगे, वो कह रहे हैं कि ये शानदार काम हो गया है इस सरकार में। अमन और चैन श्रीनगर और जम्मू कश्मीर को चाहिए। ऐसे ही धीरे धीरे सोच बदलेगी। जब काम करने वाले की नीयत साफ होती है तो लोग धीरे धीरे उस नीयत के साथ आते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की नीयत साफ है, सरकार की नीयत साफ है। काम करो, काम के आधार पे लोगों से वोट लेंगे। और आपने जो अभी चिनाब का उदाहरण दिया, बधाई देता हूं पूरे देश को कि एक ऐतिहासिक स्ट्रक्चर बनाया है। इतनी ऊंचाई के ऊपर आपने जो ब्रिज बनाया है, ये एक ऐतिहासिक ब्रिज है। और कश्मीर को सीधा अब पूरे देश से ऐसे जोड़ दिया गया है जैसे बहुत ज्यादा ताकत के साथ। अब लोगों के लिए रेल का रास्ता आसान होगा, सुगम होगा, एंटरटेनमेंट होगा, और मैं ये कह सकता हूं कि एडवेंचरस होगा। उसके साथ साथ आप देखिए, क्या 11 साल पहले आपको ऐसे रोड्स मिलते थे? ऐसे हाईवे देखे थे आपने? हम विदेशों में जाते थे तब देखते थे ये हाईवे और क्या रोड्स हैं यहाँ। हमारे गड्ढे में रोड है कि रोड में गड्ढे पता नहीं होता था। मोदी नगर, मुरादनगर क्रॉस करना का मतलब महाभारत होता था। अगर एम्बुलेंस में मरीज को लेके आ रहे हैं तो मरीज दम रखे अपना, वो कुदरत उसे मारना ना चाहे तो बात अलग है, नहीं तो गड्ढों में और उस ट्रैफिक जैम में मरीज की अंतिम यात्रा यहीं से हो जाती थी कि भाई यहीं से वापस लेके चलो, ये क्रॉस नहीं होता। आप कंडीशंस थी। बिल्कुल, आप विदेश की बात कर रहे हैं और सरकार की नीयत की बात कर रहे हैं, तो मुझे फिर याद ये आ रहा है कि आजकल दोस्तियों में दरार पड़ रही है। भारत की जो दोस्ती दुनिया के देशों से थी, उसमें सबसे प्रमुख नाम
अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप, ऐसी क्या तल्खियां आती जा रही हैं कि ट्रंप भारत के साथ नहीं खड़े हो रहे हैं भारत पाकिस्तान युद्ध के बीच में भी? मुझे लगता है अमेरिका कभी भी हमारा दोस्त नहीं रहा। लेकिन 11 सालों में तो हमने नहीं बहुत कह रहा हूं, जताया। हमारा दोस्त नहीं रहा है, हमारा दोस्त रशिया रहा। लेकिन ट्रंप के साथ जिस तरह से मोदी जी के आने के बाद एक अच्छा वातावरण बना, कुछ लोगों को अपने आप नंबर 1 बने रहने का जुनून रहता है और ट्रंप ने नारा दिया अमेरिका फर्स्ट, लेकिन उससे पहले ही मोदी जी का नारा पहले ही आ गया था, क्या हमें विश्व गुरु बनना है। तो जो विश्व गुरु बनने वाली लाइन पे हम आगे बढ़ रहे हो, तो ये माना जाता है कि आप अपने कॉम्पिटिटर को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं पूरी दुनिया इस विचार को, जिसे हम भारतीयता का विचार कहते हैं, जिसको हम भारतीय विचार कहते हैं, उससे नफरत करती है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, मुझे लगता है कि शायद जिसके बारे में हमें बहुत ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता है। एक लाइन ये है कि बहुत सारे देश, बहुत सारे मजहब मेरे देश में काम कर रहे थे, उनको हमने उनके कामों से रोका है, तो वो भी कहीं ना कहीं एक नाराजगी का सबब है। हम तेजी से बढ़ रहे हैं अपनी हिम्मत से, अपनी ताकत से, अपनी काबिलियत से, लोगों को वो भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और मैं फिर इस बात को कह रहा हूँ, संबंध हमारे अच्छे हैं, चिंता मत कीजिएगा। धीरे धीरे जो हमसे संबंध, हमारी काबिलियत बढ़ती जाए तो लोग तो आज नहीं कल वापस झुक के आएंगे ना हमारे पास। अपने दम को बरकरार रखना है, अपनी ताकत को बरकरार रखना है, देश के भविष्य को बचा के आगे अमेरिका झुकेगा। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं। जब आप विश्व गुरु बनेंगे तो दुनिया झुकेगी, तभी तो विश्व गुरु मानेगी आपको। आप उस विचार के साथ चलते रहिए कि हमें आगे बढ़ना है, हमें झुकना नहीं है किसी के साथ। ये विश्व गुरु कब तक बन जाएंगे? जब हिंदुस्तान का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक धर्म अपने अपने समाजों का नेतृत्व करने लगेगा। मैं ये मानता हूं कि हिंदुस्तान का मुसलमान ऐसा मुसलमान बने कि पूरी दुनिया का मुसलमान उसे आत्मसात करे। हिंदुस्तान का जो क्रिश्चियन है वो ऐसा क्रिश्चियन बने कि पूरी दुनिया का क्रिश्चियन उसे आत्मसात करे। हिंदुस्तान का सिख ऐसा सिख बने कि पूरी दुनिया में रहने वाले सिख कहीं, अगर सिखिज्म कहीं है तो वो हिंदुस्तान में है, मेरे भारत में है। यहाँ का पारसी ऐसा पारसी हो कि पूरी दुनिया के पारसी उसे फॉलो करें, तब हम विश्व गुरु बनेंगे। हमारे हर सेक्टर को, हर धर्म को नंबर 1 होना पड़ेगा, हमारी कृषि को नंबर 1 होना पड़ेगा, हमारी टेक्नोलॉजी को नंबर 1 होना पड़ेगा, हमारे विचार को नंबर 1 होना पड़ेगा। और उस विचार को नंबर 1 करने के लिए हमें अपने अंदर लगातार सुधार करने की आवश्यकता है, तब हम जाके विश्व गुरु बनेंगे। लेकिन एक बात बहुत अच्छी है, आज हम उस विश्व गुरु वाली सोच की तरफ फोकस्ड हो गए हैं। आज हम उस विचार को देखने लगे हैं, उसे सोचने लगे हैं, उसे जीने लगे हैं। और जब कोई जनरेशन, कोई समाज अपने आप को उस दिशा में सोचने लगता है और उस दिशा में चलने लगता है, तो फिर सफर दूर तो हो सकता है, लेकिन वो नामुमकिन नहीं हो सकता। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि देश का नेतृत्व सभी को करना होगा, लेकिन इसी देश में जब पाकिस्तान जैसे दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया जाता है, तो उसके बाद कुछ लोग सवाल उठाने लगते हैं, कहते हैं भारत के कितने फाइटर मारे गए वो बता दो, भारत के कितने जेट्स गिराए गए वो बता दो, भारत के कितने ड्रोन गिराए गए वो बता दो। सेना के शौर्य तक पर भी संशय हो जाता है कुछ लोगों को इस देश में। तो कैसे ऐसे बनेंगे? देखिए, दिक्कत यह है, सवाल पूछना उनका अधिकार है, सवाल पूछे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो सवाल से पहले ये भी बता दें कि पाकिस्तान के कितने गिरे हैं। जो वो सवाल पूछ रहे हैं जो पाकिस्तान सवाल पूछने की कोशिश करता है, वो जुर्रत नहीं करता। उस जुर्रत को हमारे लोग करते हैं और उसको वो कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच। हम कह रहे हैं कि पूछिए ना, आपके भी सवाल का जवाब देंगे, समय आने दीजिए, एक एक जवाब दिया जाएगा, हर बात का जवाब दिया जाएगा। पहले जिसको असली जवाब देना है उसको तो पूरा जवाब दे दें, अभी पहले जवाब देंगे, ऐसे इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। अगर हमने क्या गिराया, हमने क्या मारा, हमने क्या खोया, हमने क्या पाया, एक एक चीज का जवाब दिया जाएगा। पहले जिसको असली जवाब देना है, जिस पाकिस्तान को आतंकवादी का जो सबसे बड़ा संरक्षक है, जिसको असली जवाब देना, पहले उसका जवाब पूरा हो जाने दीजिए। क्या देश ने अभी ये माना कि हमारा मिशन पूरा हो गया? क्या हमने माना कि सिंदूर जो हमने मिशन लिया था वो पूरा हो गया? अभी तो मोदी जी ने क्लियर कर दिया था तभी कि
अभी ऑन है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो कुछ लोगों को नाम में भी प्रॉब्लम हुई। उन्होंने कहा क्या जो लोग इस देश में सिंदूर नहीं लगाते उनकी रक्षा नहीं की जाएगी क्या? सिंदूर किसी की रक्षा का विषय नहीं है, वो एक भाव है। उसी भाव पर सवाल उठाएगा कि हिंदुत्व को देखकर नाम रख दिया। ऐसा है ना, वो जो सवाल उठाने वाले हैं उनके दिमाग पर राजनीतिक चश्मा चढ़ा है, उनका कुछ नहीं हो सकता। सिंदूर मेरा कल्चर है, मेरी संस्कृति का हिस्सा है। ये उस संस्कृति पे सवाल उठा रहे हैं, उस पे सवाल नहीं उठा रहे कि पाकिस्तान से एक व्यक्ति आया और वो आके आतंकवादी आते हैं और वो आतंकवादी आके किसी का धर्म पूछ के उसको गोली मारते हैं। वो उसके बारे में नहीं पूछ रहे हैं कि वो कौन थे, वो कहां से आए थे, उनको कौन से संगठन के द्वारा प्रेरित किया जा रहा था, और उनके जो आका बैठे हैं वो जिस तरह से उनकी नमाज जनाजा वहां पढ़ा रहे हैं उन आतंकवादियों की, उसके बारे में वो सवाल नहीं पूछ रहे हैं। ये अपने आप में चिंता का विषय है कि लोगों को समझने की जरूरत है। लेकिन एक बात, बहुत गंभीर बात इसमें एक और निकल के आती है, ये हमारे लिए सबक है। आप जो दुश्मन आप पे स्ट्राइक कर रहा है वो कोई पॉलिसी के तहत स्ट्राइक कर रहा होगा ना। आपने देखा पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादियों ने जब बेगुनाह लोगों को मारा तो उनसे उनका धर्म पूछा। तो उन्होंने धर्म क्यों पूछा? धार्मिक उन्माद बढ़ाना था वो धार्मिक उन्माद बढ़ाना चाहते थे, बिल्कुल सही। अब ये सबक है उन देश में उन लोगों के लिए, उन बड़बोले नेताओं के लिए जो 24 घंटे देश को बांटने की बात करते हैं कि तुम्हारा दुश्मन भी यही चाहता है कि देश बटे, और अगर आप भी उसी दिशा में देश को बांट रहे हैं तो आप वही काम कर रहे हैं जो पाकिस्तान चाहता है। पाकिस्तान की जाने अनजाने में इस तरह की मदद न की जाए कि वो हम उसकी चीजों को, उसके नैरेटिव को आगे बढ़ाएं। हमारे बीच में कितने भी आपसी मतभेद हों, लेकिन हमारे आपसी मतभेद हैं, हम आपस में बैठ के उन्हें सही करेंगे। ये जो सोच, जो विचार पाकिस्तान से आया है, ये देश के अंदर किसी कीमत पर भी कबूल नहीं किया जाएगा, ये स्पष्ट होना चाहिए। जब देश की बात आए तो आपको अगर बड़े पैमाने में नाम लेके समझाऊं तो शशि थरूर और ओवैसी बन जाना पड़ता है, क्योंकि उनकी मतभेद बहुत हैं। लेकिन जब देश की बात आई तो ओवैसी और शशि थरूर ऐसे शख्स रहे जिन्होंने खुलकर कहा कि हमारी जो आपसी मतभेद हम सुलझा लेंगे, बात देश की है, दुनिया को हम जवाब देंगे। बिल्कुल, यही भारतीयता है, यही अपने देश से देश प्रेम है, यही वो कहावत है जिसके बारे में ये शेर लिखा गया था, ए आबेरूद गंगा वो दिन है याद तुझको, जब उतरा तेरे किनारे वो कारवां हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदोस्तां हमारा। यूनान मिस्र रोमो सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां। तो कुछ बात तो है इस वतन की मिट्टी में, कुछ बात अलग तो है इस वतन की मिट्टी में कि जब जब आपके अस्मिता को कोई छेड़ता है, भारत माता के आंचल पे दाग लगाने की कोशिश करता है, तो ये पूरा देश एक साथ एकजुट होकर खड़े हो जाता है। आज हम उभरती हुई अर्थव्यवस्था हैं, हम उभरती हुई ताकत हैं, हम उभरता हुआ, जब कोई उभरता है तो ये कहावत है कि जब अब आप अपनी सीमाओं का विस्तार करते हैं तो आप दूसरे की सीमाओं में अतिक्रमण करते हैं। तो जब आप अपनी सीमाओं का विस्तार कर रहे हैं, देश आगे बढ़ रहा है, तो किसी की सीमाओं में अतिक्रमण हो रहा है। तो जिनकी सीमाओं में अतिक्रमण हो रहा है या जिनको डर है कि हम कल को उनकी सीमाओं में अतिक्रमण कर सकते हैं, वो आज हमारे खिलाफ खड़े हो रहे हैं। ठीक है। वो तमाम लोग जो मैं आपने विदेश पॉलिसी की बात की थी कि आज लोग हमारे खिलाफ खड़े हो रहे हैं, वो इसीलिए हो रहे हैं तो उनको दिख रहा है कि देश बहुत तेजी के साथ अपनी सीमाओं का विस्तार कर रहा है। वो सीमा क्षेत्रीय सीमा नहीं है, वो अपनी वैचारिक सीमा है, वो अपनी सोशलिस्ट सीमा है, वो अपनी फाइनेंशियल सीमाएं हैं। हम अपनी तमाम चीजों का वैचारिक रूप से, सोशल रूप से, सामाजिक रूप से हम आगे बढ़ रहा है। भारत के विचार दुनिया में लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, चाहे वो योगा हो। आज पूरी दुनिया ने योगा को एक्सेप्ट किया, वो योगा का विचार भारतीयता का विचार है। तो उस तमाम विचारों को हमारे आज दुनिया योगा डे मना रही है, आत्मसात कर रही है। आज तमाम मुल्कों के अंदर फिजिकल ट्रेनिंग होती थी जिसको हम पीटी कहते थे, अब उसकी जगह लोग योग ने ले ली है।
अरब योग कर रहा है, अंग्रेज योग कर रहा है, तो इसका मतलब दुनिया योग करने लगी है। इसका मतलब क्या हुआ? इंटरनेशनल योगा डे 5 जून को अब तो मनाया जा रहा है। हमारी संस्कृति को दुनिया स्वीकार करना शुरू हो गई है। ये हमारी एक शुरुआत है और इस शुरुआत से हम ये कह सकते हैं कि आने वाला वक्त हमारा होगा। आपने जिक्र किया अतिक्रमण का, तो फिर मुझे दिल्ली में चलते हुए बुलडोजर नजर आ रहे हैं। वो चाहे बाटला में हो या फिर मुस्तफाबाद में हो, जाफराबाद में हो या फिर बुराड़ी में हो, हर जगह बुलडोजर चल रहा है क्योंकि अतिक्रमण करके बनाया गया है। पटरियों तक पे अतिक्रमण है रेलवे के। अब उसके बाद सवाल उठ रहा है कि मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। देखिए, अतिक्रमण तो किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं होना चाहिए, लेकिन मुसलमान या हिंदू का विषय नहीं है। मैंने फिर कहा, मेरी सरकार गरीब की सरकार। उनके बारे में एक तरफ जब आप कह रहे हैं अतिक्रमण हो रहा है, तो दूसरी तरफ ये भी तो बता रहे हैं कि उनको घर दिए जा रहे हैं। तो घर दिए जा रहे हैं, जो बेघर हैं उनको घर देने का वादा मेरे प्रधानमंत्री ने कहा। मुफ्त आवास योजना के तहत 4 करोड़ से अधिक लोगों को घर दिए गए, जिसमें लगभग 40% से ज्यादा मुसलमान हैं। अगर हम मुसलमानों के खिलाफ होते तो मुसलमानों को फिर मुफ्त आवास योजना के तहत घर क्यों दिए जा रहे हैं? नहीं है, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है। सबको, जो भारतीय हैं उन भारतीयों की चिंता करना भारत की सरकार का, स्टेट गवर्नमेंट्स का, उनका दायित्व है। और सरकारें अगर सारी जगह अतिक्रमण को अलाउ करेंगी तो सब लोग छोड़ छोड़ के क्यों कोई दुकानें लगाएगा? सारी फैक्ट्री नहीं लगाने लग जाएंगे सब लोग। और क्यों कोई घर बनाएगा? क्यों कोई पॉश लोकेशन में रहेगा? सबके सब कहेंगे फ्री में झुग्गी झोड़ी डालो, टेंट लगाओ और रहना शुरू कर दो। तो नहीं होना चाहिए। सरकारी चीजों को बेहतर करने की दिशा में जब स्टेप लेती है तो कुछ स्टेप्स कड़वे होते हैं। जब आप किसी लोहे को आग में तपाते हैं, का मतलब ये नहीं होता कि आप उस लोहे से दुश्मनी निकाल रहे हैं। आप उस चीज को सही शेप देना चाहते हैं, उसे कुछ बनाना चाहते हैं, उससे कोई काम की वस्तु बनाना चाहते हैं जो आपके जीवन में और समाज के काम आए। तो मुझे लगता है कि जहां भी अतिक्रमण है, उस अतिक्रमण को सही प्रारूप देने की कोशिश की जा रही है और जो अपने लोग हैं उनको व्यवस्थित करने की कोशिश की जा रही है। किसी कीमत पर भी कहीं भी अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं होता है, लेकिन उसको सही दिशा देना, उनको सही जगह स्थापित करना, सरकार की मंशा स्पष्ट है। सरकार किसी धर्म विशेष के, किसी जाति विशेष के खिलाफ नहीं है। मैं फिर इस बात को कह रहा हूं, मोदी सरकार गरीबों की सरकार है। हमने इस देश के अंदर किसके पास शौचालय नहीं थे? क्या अमीरों के पास नहीं थे? गरीबों के पास। फिर किसके लिए बने शौचालय? गरीबों के लिए। किसके लिए जनधन खाते खुले? गरीबों के लिए। किसके लिए मुफ्त इलाज आया? आयुष्मान भारत। मेरे यहाँ उत्तराखंड में तो 100% लोगों को मुफ्त इलाज है। युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लोगों को मुफ्त इलाज, अटल आयुष्मान और आयुष्मान भारत योजना मिलकर 100%, उसमें मुसलमान जितने भी हैं 100% मुसलमानों को मुफ्त इलाज मिल रहा है। तो कहीं कोई धर्म या जाति बीच में नहीं आती जब आप गरीब की बात करते हैं। और जब आप हमारे यहाँ कोई योजना बनती है तो धर्म और जाति के आधार पर नहीं बनती, या तो गरीब के लिए बनती है या सबके लिए बनती है। तो जो उत्तराखंड में ये योजना काम करी, सबके लिए काम करी, इसीलिए उत्तराखंड यूसीसी लेके आया। बिल्कुल, यूसीसी पे आता हूँ। वक्फ संशोधन बिल पूरे देश में लागू किया, हिंसा भी हुई, बवाल भी हुआ खूब, मुर्शिदाबाद से लेकर बिहार तक के कई हिस्सों में। अब बात यूसीसी की हो रही है। उत्तराखंड ने रास्ता दिखाया है देश को। क्या पूरे देश में यूसीसी बहुत जल्द आ जाएगा? बिल्कुल, हमारा मानना है यूसीसी पूरे देश में आने वाला है। युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड के अंदर यूसीसी लागू हुआ और बहुत तेजी के साथ वहां लोग अपने मैरिजेस को रजिस्टर्ड करा रहे हैं। एक सिस्टमैटिक वे में आ रहा है और सबके लिए एक जैसा कानून। अब एक से अधिक विवाह करने की अनुमति नहीं होगी। बेटियों को बराबर प्रॉपर्टी में राइट्स दिए जाएंगे और ऑटोमेटिक राइट्स। पिता के नाम पे जो संपत्ति है, आगे 2 बच्चे हैं तो दोनों बेटियां हैं, बेटे हैं, इससे कोई ताल्लुक नहीं है। जो संतान है उनके नाम बराबरी के हिसाब से चढ़ जाएगा। ये अपने आप में बताता है कि जिस विचार को, जिस सोच को देश की आज़ादी के वक्त हमारी संविधान सभा ने सोचा था, देश के संविधान रचयिता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जिस विचार को रखा था कि एक जैसा कानून पूरे देश के लिए हो, सबके लिए सिमेट्री हो, एक जैसा कानून तो अच्छा लगेगा ना। अब ये कोई अपने हिसाब से इधर चल रहा है, कोई उधर चल रहा है, कोई उधर चल रहा है, तो फिर यूनिफॉर्मिटी कहाँ आई? तो देश एक यूनिफॉर्म में हो, देश का एक जैसा कानून हो। अगर कोई अपराध करेगा तो अपराध की एक सजा जो इसको मिल रही है वही दूसरे को भी मिलेगी। अगर एक व्यक्ति को एक शादी करने की अनुमति है तो दूसरी को भी एक ही शादी करने की अनुमति है। आपको दिक्कत है, आपके पास रास्ते खुले हैं तो जो रास्ते औरों के लिए खुले हैं वही रास्ता आपको अपनाना पड़ेगा। ये नहीं होगा आप फोन पे तलाक 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 कहा और छोड़ के आप चले गए और दूसरा विवाह कर लिया, अब ये नहीं चलेगा।
तब आपको भी प्रॉपर लाइन पे, जैसे और बेटियों को डाइवोर्स चाहिए होता है वो अप्लाई करते हैं, बेटों को डाइवोर्स चाहिए होता है वो अप्लाई कर, वैसे ही आप अप्लाई करें। आप अब इससे इससे आगे आप नहीं बढ़ सकते, देश के कानून से ऊपर नहीं है। और अब आपको देश के कानून को मानते हुए, मैं ये कह रहा हूं किसी मुसलमान को इस्लाम में रहते हुए, बिना इस्लाम का वायोलेशन किए हुए आप यूसीसी को के ऊपर अमल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने तमाम बुजुर्गों के साथ बैठकर, मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ बैठकर सारी चर्चाएं की हैं, तब जाके यूसीसी आया, कहीं दिक्कत नहीं है कोई। उत्तराखंड की सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रही है कि प्रदेश में थूक जिहाद ना हो, लैंड जिहाद ना हो, या किसी भी अन्य तरीके का जिहाद ना हो। इसके अलावा वो अधिकारी जो कि भ्रष्टाचार में लिप्त हैं या जो रिटायर हो चुके हैं भ्रष्टाचार में लिप्त थे, उन सब पर भी कार्रवाई की जा रही है। और अब इसके बाद क्या लग रहा है कि धामी सरकार अपने इस कार्यकाल में वो सब कुछ कर देना चाहती है जो कि पहले नहीं हुआ था। देखिए, धामी जी एक युवा मुख्यमंत्री हैं और युवा मुख्यमंत्री को ऐसा लगता है कि जब आप युवाओं के साथ दौड़ते हैं तो युवाओं की स्पीड तेज होती है। अब युवा, इसीलिए युवा को युवा कहा जाता है कि युवा के अंदर युवा जोश भी होता है और उसमें भाग दौड़ करने की क्षमताएं भी अधिक होती हैं। और उस क्षमताओं को इस्तेमाल करते हुए युवा मुख्यमंत्री थोड़ा सा एग्रेशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और हम मानते हैं कि अब वन नेशन वन इलेक्शन की भी बात आ गई है। और मैं तो ये मानता हूँ कि वन नेशन वन एजुकेशन भी होना चाहिए। वन नेशन वन एजुकेशन, मैंने तो मॉडर्न मदरसा उत्तराखंड के अंदर पहला मॉडर्न मदरसा, वन नेशन वन एजुकेशन की बात कर रहे हैं। धामी सरकार बहुत कुछ ऐड कर रही है उत्तराखंड के सिलेबस में नया, और उसमें ऑपरेशन सिंदूर भी पढ़ाया जाएगा, बहुत कुछ पढ़ाया। मैं कह रहा हूँ ना, वो अलग विषय है। हम ये कह रहे हैं कि वन नेशन वन एजुकेशन, तो जो ऑपरेशन सिंदूर एनसीईआरटी के सिलेबस में आए उसे सब पढ़ें। जो मेरा उत्तराखंड का आम बच्चा पढ़ रहा है वही सिलेबस मेरे मॉडर्न मदरसे का बच्चा भी पढ़े। वो अलग क्यों पढ़े वो दूसरी शिक्षा, उसके लिए भी तो वही शिक्षा का पैटर्न होना चाहिए। हाँ, मैं ये मानता हूं वो उसको अपने धर्म पे चलना है तो मुसलमान आफ्टर स्कूल कुरान पढ़े, हिंदू आफ्टर स्कूल वेद और पुराण पढ़े, सिख आफ्टर स्कूल गुरु ग्रंथ साहिब का अध्ययन करे, क्रिश्चियन आफ्टर स्कूल बाइबल पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। लेकिन आफ्टर स्कूल से पहले जो स्कूल है वो सबके लिए मैंडेटरी होना चाहिए। सारे बच्चे पढ़ेंगे, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत। उस सोच को बढ़ाना है। उत्तराखंड कितना बढ़ा पिछले कुछ साल? मैं ये कह रहा हूँ बहुत तेजी से उत्तराखंड बढ़ा है। हमारी प्रति व्यक्ति आय बढ़ गई है, हम देश की प्रति व्यक्ति आय से आगे आ गए। हमारी बेरोजगारी की दर देश की बेरोजगारी से कम है। हम बहुत तेजी के साथ हर चीज को अचीव करते जा रहे हैं। हमारे गोल्स, युवा मुख्यमंत्री ने बहुत अच्छे गोल सेट किए तमाम चुनौतियों के बावजूद। तमाम चुनौतियों के सारे इलेक्शंस, जनता के अंदर एक विश्वास जगा कि जो वादा करते हैं वो वादे को पूरा करते हैं। और मैं इस बात को बहुत ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ कि युवा मुख्यमंत्री ने जो कमिटमेंट किए, चाहे वो यूसीसी का कमिटमेंट रहा हो, चाहे वो भ्रष्टाचार पर कड़े प्रहार करने का कमिटमेंट रहा हो, नकल विरोधी कानून जिसको बाद में देश ने भी अपना कानून बनाया वो कानून रहा हो, खनन नीति के ऊपर जिस प्रकार बहुत बड़ा हमेशा आरोप लगते थे खनन के ऊपर, उस खनन में एक नीति बनाकर एक कंपनी को देके 400 गुना प्रॉफिट को तय किया हो, तो अपने आप में बताता है कि आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ें। और तीर्थाटन पर्यटन इस दिशा में भी आप देखिए, 4 धाम यात्रा हो गया। हमारे तो ब्रांड एम्बेसडर ही मोदी जी हैं। तो जो मोदी जी ने काम किए, उन मोदी जी के कामों को स्टेट गवर्नमेंट ढोल बजा के भुना रही है। और हम ये कह सकते हैं कि मोदी जी हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, हमें किसी और एम्बेसडर की जरूरत ही नहीं है। और जब मोदी जी जिस जगह जाते हैं वहाँ लोगों का तांता लग जाता है। आज हमारे यहाँ हाल ये है कि होटलों में रुकने के लिए जगह नहीं है। जो होटल्स की व्यवस्था हर जगह होती थी, पहले भी होटल्स में दिक्कतें आती थी, तो उसके लिए सरकार ने एक पैरेलल लाइन खींची, होम स्टे योजना। तो होम स्टे अब आप गांव जितने गांव आपको यात्रा रूट पे मिलते हैं, सारे गांव फुलफिल हैं, सबके घरों में मेहमान रुके हुए हैं। अब क्षेत्रीय व्यंजन खा रहे हैं, क्षेत्रीय भोज मिल रहा है, सेवा भाव भी चल रहा है, जगह जगह मंदिरों में रौनकें हैं। 4 धाम यात्रा सुगम यात्रा हो गई है। और रोड्स चौड़े चौड़े जो ऑल वेदर रोड बना है, पहले यात्रा इतनी टफ होती थी कि यहाँ से आदमी जाता था तो सबको मिलके जाता था, भाई हमारी पता नहीं वापसी होगी कि नहीं होगी, बस जा रहे हैं यात्रा पे।
अब आप चार धाम यात्रा ऐसी हो गई कि आदमी जाता है, कहता मैं तो पिछले साल भी गया था, इस बार फिर जा रहा हूं। तो बिल्कुल। ये बताता है कि कितना बड़ा चेंज आया है। तो भारत अपनी सांस्कृतिक विरासत जो कहीं छूट गई थी, उस विरासत को संजोते हुए और बहुत तेजी के साथ दुनिया के साथ कदम ताल करता हुआ दिख रहा है। और मैं ये कहता हूं कि हमें अपनी संस्कृति को भी बचाना है और दुनिया के साथ कंपटीशन भी करना है, दुनिया के साथ कदम ताल भी करनी है, और देश की सेना को इतना मजबूत करना है, लड़ने के लिए नहीं, आत्म सुरक्षा के लिए। हम तो वसुधैव कुटुंबकम के मानने वाले हैं, पूरी बिल्कुल, वसुधा वसुधैव को अपना, कुटुंबकम और सर्वे भवन सुखिनः को Yes, मानने वाले हम लोग हैं, बिल्कुल। और इसी विचारधारा पर हम आगे बढ़ते हैं। Right. आपने संस्कृति का जिक्र किया, तो फिर आखिरी मेरा सवाल ये, सोनम और राजा रघुवंशी इस वक्त जब चर्चा का विषय है, तो परवरिश पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल किया जा रहा है कि अब विश्वास कैसे एक दूसरे पर किया जाए। जिस देश में शादी मतलब एक पर्व और एक दूसरे पर अटूट विश्वास का नाम हुआ करती थी, वहां पर अब रिश्तों के कत्ल हो रहे हैं। एक सामाजिक व्यक्ति होने के नाते, मैं नेता के नाते नहीं पूछ रहा हूं, सामाजिक व्यक्ति होने के नाते शादाब शम्स क्या सोचते हैं ऐसी घटनाओं पर, और उनके विचार क्या होते हैं ऐसे लोगों को समझाने के लिए? देखिए, मैं ये मानता हूँ बहुत कॉम्प्लिकेटेड विषय है, और मेरी पर्सनल जो राय इस विषय पे है कि आज भारतीय संस्कृति दुनिया के साथ कदम ताल कर रही है। तो हर माँ बाप अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देते हैं, उनकी कोशिश होती है कि हमारे बच्चों के लिए हम बेहतर से बेहतर कर सकें, लेकिन अंतिम निर्णय शादी के मामलों में बच्चों का ही होना चाहिए, मेरा मानना है। कई बार हम बच्चों को अपने प्रेशर में लेके सवाल पूछते हैं और उनको समझाते हैं कि फला जगह आपके लिए बेहतर रहती है, और उसका परिणाम हमारे सामने है। मैं ये कहता हूँ कि अब जाके जैसे बात करते हैं, बच्चे को पूछते हैं आपकी क्या डिग्री है, कहाँ से आपने एजुकेशन ली, कौन से कॉलेज से आप पढ़ी हैं, आपके हॉबीज़ क्या। अब ये नहीं पूछना चाहिए, अब तो सीधा सीधा ये पूछना चाहिए, बताइए आपका एक्स बॉयफ्रेंड है, आपकी एक्स गर्लफ्रेंड है, अगर है आप उससे शादी करना चाहते हैं क्या, चाहते हैं तो उधर देख लीजिए, और साथ आना हो तो खुल के इधर आ जाइए, कंफ्यूजन में मत रहिए, ना अपनी जिंदगी खराब कीजिए ना दूसरों की खराब कीजिए। मुझे लगता है कि पेरेंट्स को भी थोड़ा सा और अपने बच्चों को फ्रीडम देना पड़ेगा। आज अगर आप भारतीय संस्कृति को दुनिया के साथ कदम ताल कराना चाहते हैं, वो किसी भी धर्म और जाति का व्यक्ति हो मेरे देश का, उसे अपनी बैरिकेटिंग से बाहर आना पड़ेगा, और उसे ये सोच को आगे लाना पड़ेगा कि अब आप ये तय करें कि मेरी नक्षत्र भी मिलें, सारे गुण भी मिलें, कुल भी मिले, और सारी चीज़ें भी मिलें, फैमिली स्टेटस भी मिले, सारी लाइनें भी मिलें। मुझे लगता है ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, ये आसान नहीं है। मन से मन मिले, विश्वास से विश्वास मिले। मन से मन मिले, विश्वास मिले, तो शादी करना लॉजिकल है। और मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूँ कि हमें बहुत संभल कर अपने बच्चों के भविष्य को तय करना चाहिए। कई बार हम अपने कॉलर को ऊंचा करने के लिए, ज़्यादा अच्छा देखने के लिए, ऐसा तो नहीं है हम किसी के साथ बुरा कर रहे हैं, अपने अपनों के साथ गलत कर रहे हैं, और बाद में इस तरह के जो परिणाम आते हैं ये बहुत चिंताजनक आते हैं। इनसे कहीं ना कहीं हर व्यक्ति आज आहत है और उसको डर लग रहा है। अब शादी के नाम पे लोग डर रहे हैं कि कल को क्या होगा। तो ये जो सोच है कल क्या होगा, ये जिंदगी का एक बड़ा स्टेप है। क्या कोई बेटा किसी बेटी के साथ हनीमून पे जा रहा है तो क्या वो सेफ है, ये अपने आप में चिंता का विषय है। तो ये विचार जो आज अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है, इसके ऊपर सामाजिक जो शोधकर्ता हैं, जो विशेषज्ञ हैं इसके, उनको इसके ऊपर चिंतन और मंथन करने की आवश्यकता है। और समाज के जिम्मेदार लोगों को, परिवार के जिम्मेदार लोगों को अब पुनः सोचने की आवश्यकता है कि बच्चों की जिंदगी से और उनकी खुशी से बढ़ के भी कोई चीज़ है। इस तरह की परवरिश करें, सब कुछ समझाएं, और लेकिन अंतिम निर्णय बच्चों का होना चाहिए, मेरा मानना ही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए और इतने अच्छे विचार रखने के लिए। तो ये थे हमारे साथ उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स, जिन्होंने हर एक मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय रखी। बाकी ये बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाइएगा।
कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बने रहेगा हमारे साथ, क्योंकि आपको यहाँ पर देश और दुनिया की तमाम खबरें लगातार मिलती रहेंगी। लगातार नमस्कार।